तो भाई लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिडिक बफर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और एसिडिक बफर में हमने कुछ बातें कर ली थी। वी सॉल्व्ड अ फ्यू, मतलब अ सिंगल क्वेश्चन ऑन एसिडिक बफर पीएच कैलकुलेशन, और उसके पहले हमने एसिडिक बफर में पीएच का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर लिया था कि क्या आएगा। उसमें कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक एसिड, और उसका कॉन्जुगेट बेस आइडेंटिफाई करना सीखा था। एसिडिक बफर किस कॉम्बिनेशन से बनता है ये सब हमने समझ लिया था। तो अप अंटिल लास्ट लेक्चर हमने एसिडिक बफर डिफाइन किया, किस केसेस में बनता है एसिडिक बफर वो समझा, एक एग्जांपल लेके उसका फॉर्मूला डिराइव किया, और एक क्वेश्चन ऑन पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर हमने कर लिया था। राइट। पर बेटा अभी पढ़ाई कर लें, ये जो भी बातें अपन क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, है ना। दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव रिटन इन योर लास्ट लेक्चर। तो ऐसे ही कुछ लिखा था भाई। बिल्कुल। तो अब जरूरी नहीं, एक क्वेश्चन और अपन करते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपको बफर मिले ही मिले। जैसे यहाँ तो बेटा आपको क्वेश्चन में दिया था कि एक वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको आउटराइटली डायरेक्टली ऐसा दे दिया जाए। हो सकता है कि कुछ रिएक्शन और रिएक्शन से बफर बन रहा हो। जैसे अगर आपको याद हो तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप NH4OH में HCl डालते थे बच्चों, तो आपके पास बनता था सॉल्ट NH4Cl बनता था, हाँ या ना। अच्छा, तो ये सॉल्ट कौन सा होता था? सॉल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। तो देखो यहां पर तो आपके पास ओरिजिनली कोई सॉल्ट नहीं है, एक बेस है और एक एसिड है। बट ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है रिएक्शन लिखने के बाद कि भाई जो बन रहा है प्रोडक्ट वो किस कैटेगरी में आ रहा है। और इस केस में ये दोनों पूरे खत्म हो जाते थे, है ना। ये पूरे खत्म हो जाते हैं। अगर कुछ बच गया तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो ये सब हम लोग सीख लेते हैं ना, कि कभी रिएक्शन बेस पूछ लिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। लेट्स राइट अ क्वेश्चन। लिखो, इसमें रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 50 ml of 0.1 molar KCN, 50 ml of 0.1 molar KCN, है ना, पोटेशियम साइनाइड, is mixed with 20 ml of 0.1 molar HCl, is mixed with 20 ml of 0.1 molar HCl at 25 degrees Celsius, at 25 degree Celsius, full stop. If pKa of HCN is equal to 8.5, if pKa of HCN is equals to 8.5, then the pH of the resulting solution will be, ये आपको बताना है। और आपको कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है? गिवन log 3 is equal to 0.477 and log 2 is equals to 0.3. Your options are A 8.5, B
8.323। सी 5.5 या फिर डी। गुड इवनिंग को बेटा, गुड इवनिंग। 8.677। तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा। देखते हैं आयुष बेटा क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिएक्शन पूछूंगा भाई कि क्या होगा। KCN जो है इसमें आपने HCl मिलाया तो क्या होगा। और मुझे ये बताओ कि ये जो KCN है ये एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है। इज दिस एन एसिडिक सॉल्ट और अ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट है, सबको समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड का सॉल्ट है। तो दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। हियर यू हैव एन एसिड। तो रिएक्शन क्या होगी। अच्छा एक काम करते हैं, मिलीमोल्स और लिख लेते हैं इन दोनों के, है ना। मिलीमोल्स लिख लेते हैं। KCN के मिलीमोल्स बताएगा कोई मेरे को। बाकी बातों को भी मैं पूछता हूँ। मिलीमोल्स KCl के, KCN के 50 × 0.1 करेंगे कितने आएंगे। 5 आएंगे। HCl के मिलीमोल्स कितने हैं भाई। HCl के मिलीमोल्स 20 × 0.1 ml। 0.1 20 ml × 0.1 मोलर। 2 आएंगे, ठीक है ना। ये इनिशियल है। अच्छा अभी प्रोडक्ट तो लिखे ही नहीं है। तो क्या प्रोडक्ट लिख दूं ये बताओ। ये HCN को HCl से रिएक्ट, KCN को HCl से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा। सही है गो बेटा। ये बनाएगा KCl और साथ में एक और चीज पर्व। सही बताया तुमने, गुड। और भी किसी ने बताया, किसने बताया। पीयूष सही है, अर्णव सही है। HCN बनाएगा, वेरी गुड। दिस विल फॉर्म HCN। तो इनिशियली तो ये जीरो थे। फाइनली देखते हैं कि क्या होता है। तो इनिशियल आपने ये 5 और 2 ले लिए। रिएक्शन करा लो। अच्छा रिएक्शन जो है वो 1:1 रेशो में हो रहा है KCN और HCl का, हाँ या ना। अच्छा आदित्य बेटा, तो 1:1 में है तो ये दो खत्म होंगे तो ये कितना खत्म हो जाएगा। KCN कितना खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा कितना। लेफ्ट कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये 0 हो जाएगा। तो इनको लिख देते हैं पहले तो कैंसिल करके। ये 2 का 0 हो गया, ये 5 में से 3 बच गया, ठीक है। अच्छा ये एक HCl से एक KCl बनता है, ये 2 खत्म होगा तो ये कितना बनेगा, 2। और HCN कितना बनेगा, 2, ठीक है। तो ये भी लिख देते हैं भाई, ये 2 और ये 2। अच्छा HCN जो है ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है या नहीं है। KCl जो है ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है या नहीं है ना। ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, स्पेक्टेटर रहेगा ये तो। सॉल्ट पानी में जाके कुछ रिएक्शन शो नहीं करेगा। HCN क्या है आपका, HCN क्या है। एसिड है, और कैसा, स्ट्रॉन्ग के वीक, कैसा एसिड है HCN। वीक एसिड है ना, वीक एसिड, ठीक है भाई। तो अब आप देखो आफ्टर द रिएक्शन आपके पास क्या बच गया है। एक तो न्यूट्रल सॉल्ट बचा, क्या इसका पीएच में कोई रोल होगा, नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा, और क्या मिल गया आपको? वीक एसिड मिल गया एक तो, और ये जो है ये सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCN है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अब देखो सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCN और वीक एसिड HCN। तो अगर ये दोनों चीजें एक सॉल्यूशन में होती हैं तो ये दोनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं बेटा? व्हाट डू दे फॉर्म? बफर। और किस टाइप का बफर? एसिडिक बफर कि बेसिक बफर? एसिडिक बफर। वेरी गुड। तो आपको इस तरीके से रिएक्शंस में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे पिछली बार रिएक्शन में अपना सॉल्ट बन रहा था तो सॉल्ट वाला फॉर्मूला यूज करते, अभी बफर बन रहा है क्योंकि सॉल्ट अकेला नहीं है। अकेला सॉल्ट होता तो सॉल्ट वाला केस लगाते, अब सॉल्ट के साथ आपके पास वीक एसिड भी है तो ये आपका एसिडिक बफर आएगा। अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो इसका फॉर्मूला तो अपने को पता है, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। ये अपना कॉन्जुगेट बेस है और ये अपना वीक एसिड है। अच्छा, ये मैंने मिलीमोल्स लिखे हैं, कॉन्सेंट्रेशन लिखने के लिए मुझे क्या वॉल्यूम, मतलब वैसे तो डिवाइड करना पड़ेगा बट क्या मुझे डिवाइड करना चाहिए या मैं ये वैल्यूज को डायरेक्ट रख लूँ यहाँ पे? डायरेक्ट रख लूँ? क्यों रख लूँ? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, तो 3/V/2/V करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अपन डायरेक्ट रख लेंगे भाई, अपने को दिख रहा है कि वॉल्यूम कैंसिल होने वाली है तो हम उसकी टेंशन नहीं लेते। तो जल्दी से कर लेते हैं बात। इसका यूज अपन pH इज इक्वल्स टू pK कितना रखना है? कितना दिया है क्वेश्चन में pK? 8.5। ठीक है भाई, 8.5 प्लस लॉग ऊपर क्या रखना है? 3/2, 3/2। अब लॉग 3/2 की वैल्यू तो दी नहीं है, अब क्या करें? लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो प्लस लॉग 3 माइनस लॉग 2, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यू हैव 8.5 प्लस 1 पॉइंट, नहीं, हाँ फाइनल वैल्यू 1.77 ही आ जाएगी ना, 4 नहीं 0.177 आएगी शायद, है ना? 0.177 आएगी माइनस करने के बाद। तो 8.5 प्लस 0.177 कितना आता है ये? 8.677। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आएगा जनता, ऐसे ही आएगा। हाँ, तो ये आपका आंसर आ गया डी। इसको मार्क कर लें, 8.677। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर आ गया डी, 8.677। चलो, तो समझ में आया भाई। कभी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो कैसे अपने को रिएक्शन से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है और फाइनली ये आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्यूशन में बच क्या रहा है, व्हाट इज बीइंग लेफ्ट एट द एंड, राइट? आयुष बेटा देखो, साइनाइड वो पॉइजन साइनाइड होना बात अलग है। HCN इज अ वीक एसिड, ठीक है? HCN एसिड जो है वो कंपैरेटिवली वीक एसिड होता है। पॉइजन साइनाइड इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है। ओके ओके, चलो लिख लिया सबने? आगे बढ़े, कुछ और बातें हैं बफर के बारे में वो और मैं बताऊं आपको कि बफर की जो एक्टिव रेंज होती है वो क्या होती है, और अच्छा बफर बनाने के लिए या बफर कैपेसिटी ज्यादा रखने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं।
वो भी अपन एक नोट करके लिख लें। तो आई होप सबने लिख लिया है। पीयूष बेटा, तुमने भी लिख लिया होगा। लिखा सबने? ओके, तो देखो, हमने कहा था कि बफर जो है वो बफर की तरह किसी पीएच रेंज में एक्ट करता है। तो पहली बात जो अपने को लिखनी है नोट में वो ये कि द सॉल्यूशन acts as an effective buffer solution in concentration range 1 by 10 less than equal to concentration of conjugate base upon weak acid less than equal to 10। तो अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन का रेशो जो है, हमने कहा था बफर एक कॉन्सेंट्रेशन रेशो की रेंज में एक्ट करता है बफर की तरह। तो इफेक्टिवली अच्छे बफर की तरह या ढंग के बफर की तरह वो तभी एक्ट करेगा जब ये जो रेशो आता है अपना कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड, ये 1/10 यानी 0.1 से लेके 10 के बीच में हो। तो अगर ये आता है तो बफर की पीएच रेंज भी आ जाएगी। देयरफॉर पीएच रेंज फॉर बफर एक्शन तो वो आ जाएगी पीएच ग्रेटर देन इक्वल टू pk-1। तो इसको अपन पीएच रेंज फॉर बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर लिखेंगे भाई। एसिडिक बफर के बफर एक्शन के लिए पीएच रेंज आएगी pk-1 से लेके pka+1 तक। तो अगर पीएच की रेंज ये रहती है तो बफर विल एक्ट एज एन इफेक्टिव बफर सॉल्यूशन। और एक लास्ट पॉइंट, लिखा यहां तक सबने? सेकंड पॉइंट तक लिख लिया हो तो फिर मैं थर्ड पॉइंट लिखवा दूं। ठीक है, थर्ड पॉइंट उसको इस तरीके से लिखो आप कि हम्म, लिखो बफर shows more resistance towards pH change when concentration of both conjugate base and weak acid are high. The buffer shows more resistance towards pH change when concentration of both conjugate base and weak acid आ रही। तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लोगे दोनों को उतना बफर ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। तो दोनों चीजें जितनी ज्यादा क्वांटिटी में होंगी उतना बफर ज्यादा काम कर पाएगा। और नेक्स्ट लाइन में द सॉल्यूशन shows best buffer action
when concentration of conjugate base अपॉन वीक एसिड का रेशियो इज 1। तो बफर ज्यादा अच्छा कब होगा? दो अलग अलग कंडीशन है, एक कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा हाई होंगी, दूसरा ये कॉन्सेंट्रेशंस जब 1 होती हैं तो ये सबसे अच्छा बफर एक्शन शो करता है उन कॉन्सेंट्रेशन रेंजेस के लिए। जैसे 0.1 और 0.1 है तो इस पर ये 1 आ सकता है, 1 और 1 पर भी 1 आ सकता है। लेकिन अगर दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पर ये 1 आ रहा है तो ज्यादा अच्छा बफर कौन सा होगा, 0.1 वाला या 1 वाला? 1 वाला। बात समझ में आई कि बफर का अच्छा एक्शन तब होता है जब ये रेशियो 1 हो, लेकिन रेशियो 1 अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन पे होगा तो इट विल बी अ बेटर बफर, क्योंकि उसके पास ज्यादा अवेलेबिलिटी रहती है H प्लस या OH माइनस को कंज्यूम करने की। जितना आपके पास कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड होंगे उतना वो ज्यादा H प्लस OH माइनस को कंज्यूम करने की कैपेसिटी रखेंगे, या इक्विलिब्रियम में अपने पास उतना H प्लस OH माइनस को कंज्यूम करने की पावर ज्यादा रहेगी या मोल ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये तीन बातें याद रहेंगी भाई, कि कॉन्सेंट्रेशन रेंज उससे पीएच रेंज आ जाती है, और बफर अच्छा तब होता है जब कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, और कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशंस की बात कर रहे हैं तो उन कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो अगर 1 है तो। इन पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब ये सब बातें देखो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली डिटरमिन्ड नहीं है बातें, और आप थ्योरेटिकली भी समझना चाहोगे तो आ जाएगा। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जब समझाया था कि बफर काम कैसे करता है, तो यहाँ आपको बताया था कि भाई आपने H प्लस डाला तो ये इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा। तो अभी बहुत लॉजिकल सी बात नहीं है कि अगर यहाँ 0.1 मोल होगा तो मैक्सिमम H प्लस कितना डाल सकते हो आप? 0.1 से ज्यादा डाल सकते हो क्या? मतलब डाल तो सकते हो बट वो कंज्यूम कर पाएगा कि 0.1 से ज्यादा? मतलब ये मैक्सिमम 0.1, लिमिटिंग केस में 0.1 जा सकता है। अभी इसी की जगह मैंने 0.1 की जगह 1 मोलर ले लिया तो ये तो खुशी खुशी 0.1 कंज्यूम करके पीछे चला जाएगा। हाँ या ना भाई? इसको जितना डालोगे उसके लिए अवेलेबल भी तो होना चाहिए ना रिएक्ट करने के लिए। तो हमने इसलिए कहा कि भाई जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती हैं, जैसे ये 1 मोलर ले लिया और 1 मोलर ले लिया, तो 0.1 मोलर H प्लस डालो या 0.1 मोलर OH माइनस डालो, तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट में एसिड या बेसिक चीजें हैं H प्लस OH माइनस कंज्यूम करने के लिए, है ना? तो इस मतलब इस बहुत लॉजिकल सी बातें हैं जो कुछ हमने लिखी हैं, तुम थोड़ा भी सोचोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से अपने को पता चल जाता है। बाकी रेंज तो आ ही जाएगी भाई, पीएच रेंज का ही बताया था कि ये रेशो 1 के आसपास होगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम दोनों साइड जाने की कैपेसिटी रखेगा। अभी इसको 10 गुना ले लिया और इसको एक ले लिया तो ये ऑलरेडी स्क्यूड रहेगा थोड़ा, रिएक्टेंट ज्यादा ले रखा है प्रोडक्ट कम ले रखा है, तो थोड़ा एक तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा ऑलरेडी, है ना? तो आपके पास दोनों तरफ जाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये तब अच्छा होता है जब ये रेशो जो है 1 के जितना पास हो। खैर अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स अपने को याद तो रखने ही पड़ेंगे, वील हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, लेट्स यूज देम कि भाई इनको यूज कैसे करेंगे इन पॉइंट्स को। तो लिखो, सवाल ही लिखो सबसे पहले, राइट डाउन अ क्वेश्चन। Which of the given solutions can be used to make a buffer? Which of the following कर दो, which of the following solution in bracket S can be used to make a buffer solution having pH is equals to 4.8? Your options are A, CH3COH and CH3CONA, in bracket pKa is 4.74. B, HCN and KCN, in bracket
pKa is equals to 6.8 C HCOOH and HCOONA in bracket pKa is equals to 3.74 या फिर D H2CO3 and NaHCO3 in bracket pK1 is equals to 4.9. काफी वेरिड आंसर्स मिल रहे हैं। अक्षत वैभव कह रहे हैं सी, स्पर्श कह रहा है ए, अर्णव अर्णव थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, पुष्कर सही है आंसर। वासु कह रहा है सी, कू कह रही है ए। तो भाई क्या मतलब सिंगली करेक्ट ही है क्या मतलब? अच्छा तुम जरा इसकी पीएच रेंजेस लिखना सबकी, तो हो सकता है तुमको सबको आंसर आ जाए। एक बार पीएच रेंज लिखो जरा। फर्स्ट वाले की पीएच रेंज क्या आएगी, कोई बताएगा मेरे को? अगर आपको इस पहले वाले की पीएच रेंज लिखनी हो तो क्या रेंज आएगी, कहाँ से कहाँ तक पीएच रेंज आएगी बताओ जरा। 3.74 से 5.74, सही बात है बिल्कुल। बी वाले की कहाँ से कहाँ आएगी? 5.8 टू 7.8। अच्छा सी वाले की 2.74 से 4.74 और डी वाले की 3.9 टू 5.9। तुमको वैल्यू चाहिए 4.8। इनमें से कौन सी रेंज में लाई करेगी भाई 4.8? मैथ्स पढ़ा है ना सबने, डोमेन और रेंज तो पढ़ा ही होगा। हाँ तो किस किस रेंज में लाई कर रही है भाई? ए में लाई कर रही है और डी में लाई कर रही है, तो आंसर आपका ए और डी हो जाएगा। भाई इजी है ना ये तो, मतलब इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए भाई, ये तो बस आपको रेंजेस ही तो देखनी है। इट्स वेरी वेरी इजी। हाँ बेटा को, हाँ निर्भय सही है। समझ में आ रहा है ना भाई? आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, बस पीके +1 से -1 देख लो, बस रेंज आ गई, खत्म काम। हाँ तो अच्छा देखो स्पर्श बेटा, सिंगल करेक्ट की आदत तो ठीक है, लेकिन देखो इसलिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखवाया था सॉल्यूशन इन ब्रैकेट एस, है ना? तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो क्वेश्चन के अंदर, है ना? सबके लिए ये बात है, ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो कि ये क्या लिखवाया है। इसका मतलब क्या है कि एक भी हो सकता है और सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, दोनों तरीके की बातें हो सकती हैं। ठीक है, और एक सवाल करें। अब ऑब्वियसली इस पर बेस्ड नहीं होगा, बट पॉइंट हमने और भी लिखे हैं कुछ एक दो, उन पर बेस्ड होगा। चलो एक और सवाल लिखते हैं। राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। Which of the following given pairs will act as the best buffer? Which of the following given pairs will act as the best buffer solution among them? इन सब में सबसे अच्छा बफर की तरह कौन एक्ट करेगा? योर ऑप्शंस आर 1 liter solution containing 0.1 mole each CH3 COOH
and CH3 COONA. B, 1 liter solution containing 0.1 mole CH3COH and 0.05 mole CH3CO whole twice Ca. C, 1 liter solution containing 1 mole each CH3COOH and CH3COONA, या फिर D, 1 liter solution containing 0.1 mole each CH3COH and CH3CO whole twice Ca. कौन है भाई इनमें सबसे अच्छा सा सॉल्यूशन? तो बात समझ में आ गई। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन और रेशियो 1, दोनों कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एक ही सॉल्यूशन कर रहा है, सी, राइट है ना? हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है और रेशियो भी 1 है, दोनों बातें सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस शुड बी दी बेस्ट अमंग ऑल ऑफ दीज। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों में जो आपका रेशियो आएगा वो कितना आएगा? कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड का दोनों में सेम आएगा क्या? हाँ, मतलब ये समझ में आना चाहिए भाई, ये समझ में आना चाहिए कि 0.1 मोल ईच में रेशियो 1 है, और 0.1 मोल CH3COH बोला जाए और 0.05 मोल CH3CO होल ट्वाइस बोला जाए, तो ये भी इफेक्टिवली क्या हो जाएगा कि CH3CO नेगेटिव तो 0.1 मोल ही आएगा ना बेटा, ये याद आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब मिस्टेक नहीं करनी है अपने को, ठीक है, सही है। आगे बढ़े, बेसिक बफर पे आए बच्चों, लेट्स मूव अहेड टू बेसिक बफर। कर लिए सबने? चलें आगे, बोलो भाई, कोई तो बोलो। हाँ ठीक है, चलो तो अपन बेसिक बफर की बात कर लेते हैं, लिखो। सो दिस वाज एसिडिक बफर इन अंडर बफर सॉल्यूशंस हेडिंग, ये हमारी पहली सब हेडिंग थी, एसिडिक बफर। अब हमारी सेकंड सब हेडिंग है बेसिक बफर, हेडिंग भी डाल दिया, रे वाह, गुड गुड, बढ़िया है। चलो, नहीं मैं वेट कर रहा था ना, रिस्पॉन्सेज आ जाए, मुझे पता नहीं चलता ना कि तुम लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा जब तक रिस्पॉन्सेज नहीं आते। तो सेकंड इज बेसिक बफर। तो अब मुझे ये बताओ कि एसिडिक बफर बना था जब अपने पास था वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट। सुनना बात को ध्यान से, एसिडिक बफर बना था जब अपने पास वीक बेस था और उसके कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी, वीक एसिड था और कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट था। तो अभी बेसिक बफर में वीक क्या लेना पड़ेगा? वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट क्या लेना पड़ेगा? सॉल्ट किसका? सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, बिल्कुल, सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। सही बात है भाई, ये आपका बेसिक बफर बनाएगा। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। NH4OH अगर आपके पास है
और साथ में आपने NH4Cl ले लिया है, या आपके पास FeOH होल ट्वाइस है, और आपने FeOH और Cl ले लिया है, या आपके पास लेट्स से FeOHCl है, और इसके साथ आपने FeCl2 ले लिया है। तो इन सब में क्या हुआ, इस तरफ आपने वीक बेस लिए हैं और ये सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड लिए हैं। तो दीज आर ऑल योर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक बफर। लिख लो एग्जांपल्स जल्दी से, इसमें अपन फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा कि अब आपके पास मान लो वीक बेस है, जैसे देखो यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं अपन। यहाँ पर जब आपके पास वीक एसिड था तो आपने इक्विलिब्रियम लिखा था कि वीक एसिड आपको एनायन दे रहा है और H प्लस दे रहा है। अब वीक बेस है तो उससे अपन कैटायन बनाएंगे यहाँ पर और OH माइनस लिखेंगे, और यहाँ K की जगह क्या आएगा भाई, K की जगह क्या आएगा, K भी आएगा, H प्लस की जगह OH माइनस आ गया। तो जो फॉर्मूला आएगा वो पीएच का आएगा या पीओएच का आएगा, पीओएच का फॉर्मूला आएगा। पी के की जगह क्या आ जाएगा, पी के बी माइनस लॉग, ऊपर क्या आएगा, ये चलो प्लस लॉग लिखते हैं अपन, नीचे वाले फॉर्मूले से मैच कराते हैं। तो प्लस में लॉग क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस आएगा क्या ऊपर, कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस आएगा, ये बनेगा फॉर्मूला। तो भाई अगर अपने को वीक एसिड का सॉरी एसिडिक बफर का याद है तो अपन बेसिक बफर का लिख पाएंगे डायरेक्ट बिना इक्विलिब्रियम लिखे। अभी तो मैं लिख दूंगा इक्विलिब्रियम, बट डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। तो जल्दी से अपन इक्विलिब्रियम लिखते हैं और इसको फॉर्मूले को भी लिख लेते हैं। तो भाई आपके पास जैसे मान लो NH4OH था, इसका इक्विलिब्रियम लिखोगे तो ये आपको दे देगा NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव। कॉन्सेंट्रेशन जो है इसकी मान लो C1 है, इसकी C2 है, इसकी हमको नहीं पता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। ठीक है, ये आपका वीक बेस है और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये आपका पीओएच का फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक ये याद रखना है। दूसरी बात ये कि फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, जो बात हमने वहां पॉइंट में लिखी थी, रेशियो जो है कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस का कितना आना चाहिए भाई, 1 आना चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ पर जो है आपका POH शुड बी इक्वल टू PKB वाली कंडीशन आनी चाहिए मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए। और आफ्टर दैट POH की रेंज क्या हो जाएगी, POH की रेंज आएगी यहाँ पे, तो PKB -1 लेस देन इक्वल टू POH should be less greater than sorry less than equal to PKB +1, ये रेंज आ जाएगी
कॉन्सेंट्रेशन रेंज भी लिख देता हूं मैं इसी के साथ। कॉन्सेंट्रेशन रेंज 0.1, conjugate acid weak base less than equal to 10। ये आपके पास सारे पॉइंट्स जो अपन ने एसिडिक बफर के लिए थे उसी से रिलेटेड जो पॉइंट्स बेसिक बफर के लिए आएंगे वो अपन ने लिख लिए। और सबने लिख लिया हो तो फिर भाई कुछ सवाल कर लें जल्दी से, तो अपना बेसिक बफर भी जल्दी हो जाएगा। एक दो सवाल कर लें उसके ऊपर, तो फिर आखिरी सॉल्ट बफर का केस भी देख लेंगे। ओके, सीम्स लाइक एवरीवन हैज रिटन, सो वी कैन मूव अहेड टू अ क्वेश्चन। लिखो सवाल। क्वेश्चन: a 1 liter solution containing 1 mole एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला पता है भाई? C6H5NH2। 1 mole aniline and 0.1 mole C6H5NH3Cl is given, comma, calculate the pOH and pH of this solution if Kb of aniline is equal to 10 to the power minus 7। तो जल्दी से pH और pOH का वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बता दो। आई होप लॉग की वैल्यूज आपको जो भी रिक्वायर्ड होंगी वो यहाँ आपको पता होंगी, बिकॉज दिस इज इजी लॉग वैल्यू दैट आई these are easy log values that I've given। तो पहले तो केस कौन सा ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई? सही है, लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। गुड गुड, वेरी गुड भाई। बफर बन गया कि नहीं? बेसिक बफर है। वीक बेस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, कॉन्जुगेट एसिड की 0.1 मोलर। देयरफॉर POH is equals to PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस। वैल्यू रख देते हैं तो दिस गिव्स यू POH is equals to 7 आ जाएगा, प्लस लॉग 0.1/1 which gives you 7 माइनस ये आ जाएगा 1। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? POH6 लिखने में मतलब बहुत ही सिंपल केस है। केस आइडेंटिफाई हो गया तो फिर आंसर निकालना मुश्किल नहीं है, बस आपको केस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो POH6 और PH8
अभी तक जितने लोगों ने जवाब दिया है सही दिया है, तो हम होपिंग कि बाकी सबने भी सही किया होगा। एक क्वेश्चन और बेसिक बफर पे, फिर अपन सॉल्ट बफर पे आ जाएंगे। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना भाई, ये कई बार हो जाता है कि हम यहाँ ये ध्यान नहीं देते कि ये -1 आएगा, +1 कर देते हैं, तो ये आगे से मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। करी तो नहीं थी ज्यादा लोगों ने, मतलब एक दो लोगों ने करी, कोई बात नहीं, बट बाकी सबने तो नहीं करी थी। एक तो ये समझ में नहीं आता, ये थोड़ा भी इजी सवाल देख के तुमको ऐसा क्यों, ये सवाल क्यों आता है कि सर आईआईटी में से सवाल आते हैं क्या? बेटा देखो, तुमको ये सवाल अभी आसान लग रहा है, क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि अभी तुमको मैंने पढ़ाया है और तुमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है बेसिक बफर का, तो तुम अभी अभी कर रहे हो। एग्जामिनेशन हॉल में आइडेंटिफाई करना है, ये मैं इसलिए लिखता हूँ ये, कि अभी तुमने इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाया कि हाँ बेसिक बफर बन रहा है, तो एग्जामिनेशन हॉल में ये समझ में आना चाहिए ना कि बेसिक बफर है। एग्जामिनेशन हॉल में तो सब कुछ चमकने लगता है कि यार ये वीक बेस डला है पानी के अंदर, और ये तो टूटेगा, और ये OH- दे देगा, और ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका फॉर्मूला लगाऊं कि इसका इक्विलिब्रियम लिखूं, ये दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि बेट रिवाइज करते चलना है चैप्टर को, क्योंकि देखो मैंने यहाँ भी यही बोला कि एक बार आपने केस आइडेंटिफाई कर लिया ना तो सवाल आसान है, बट पॉइंट तो पूरा यही है ना कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में केस स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कौन सा केस है जो आपने पढ़ा रखा है। ठीक है। और विजिक्सु बेटा कॉन्जुगेट एसिड निकालना तो कब का सिखा दिया, मतलब यार कैसी बातें कर रहे हो, चैप्टर की शुरुआत में सिखाया था। भाई एनिलीन है, या तो H+ देगा, या पानी के अंदर ऐसे लिखते हैं इसको, C6H5NH3OH होता ही है, इसको HCl से रिएक्ट कराओगे तो ये C6H5NH3+ प्लस Cl- प्लस H2O देगा। तो जब बेस बेस की तरह ऐड कर जाता है तो जो बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अब ये मतलब ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, इसलिए तुम्हें बोला था कि इस चैप्टर को रिवाइज करते चलो। तो इस चैप्टर की शुरुआत में सिखाया था आइडेंटिफाई करना। भाई बता तो दिया ही है, मैंने पूछ लिया तो बाकी लोगों को भी ये बात याद आ रही है, ऐसा कुछ सिखाया था कि एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है तो जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस बनता है, और बेस बेस की तरह बिहेव करता है तो जो बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। ये सब सिखाया था चैप्टर की शुरुआत में। अगले सवाल पे जल्दी आगे बढ़ते हैं। कृपया करके सभी लोग जो है इस चैप्टर को रिवाइज करते चलें, वरना दिक्कत आपको आएगी। इस चैप्टर में प्री रीड का मैं काम कम देता हूँ, पोस्ट रीडिंग यानी मतलब ये कह सकते हैं कि रिवीजन जो है ये ज्यादा करना रहेगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करेंगे। फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। फाइंड the pH of the solution obtained by mixing 20 ml of 0.1 molar HCl with 50 ml of 0.1 molar NH4OH। मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। ए 4.56, बी 4.92, सी
9.44 या फिर डी 4.74। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि पी के बी फॉर एन एच 4OH जो है वो 4.4 है। पी के बी ऑफ NH4OH इज 4.74। और कोई लॉग की वैल्यू चाहिए हो तो पूछ लेना बेटा, एंड इफ यू नीड सम लॉग वैल्यूज तो पूछ लेना। वैसे तो ज्यादातर दे ही देता हूँ मैं आजकल। log 5 की चाहिए, लो log 5.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, बट कैलकुलेशन आसान रहा है इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दे रहा हूँ। तो काफी वेरिड आंसर्स मिल रहे हैं मेरे को। तो डी मिल रहा है, ए मिल रहा है। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि, चलो मैं पहले थोड़ा लिख देता हूँ उसके बाद पूछूंगा। लेट मी राइट अ लिटिल एंड देन आई विल आस्क। कि आपने मिलाया है NH4OH और HCl, तो प्रोडक्ट क्या बना दे भाई? NH4Cl, सही बात है, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। आई एम होपिंग सबने लिख लिया होगा। तो T = 0 पे मिली मोल्स। NH4OH के कितने मिली मोल्स हैं? 5। HCl के कितने हैं? 2। इनके कुछ भी नहीं थे, मिली मोल्स हैं ये, है ना। फाइनली HCl के कुछ बचेंगे क्या? नहीं, 0। NH4OH के कितने बचेंगे? 3। NH4Cl के कितने बनेंगे? 2। इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पानी तो पानी है। तो आपके पास क्या आ गया? ये तो वीक बेस बच गया, और ये सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बच गया। तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? बफर, बेसिक बफर, ये बात भी सही है। तो एक तो मुझे ये बताओ कि pH 7 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि क्या आना चाहिए जनरली? बेसिक बफर है तो pH 7 से ज्यादा आना चाहिए एक्सपेक्टेशन होती है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो POH है वो PKB-1 से PKB+1 तक जाता है। तो छोटा भी आ सकता है, बट लेट्स सी, कैलकुलेट करते हैं। बट हमें लगता है कि भाई बेस बच रहा है सॉल्यूशन के अंदर, और बेस ज्यादा बचा है, सॉल्ट कम है, क्योंकि ये बेस है और ये एसिडिक सॉल्ट है। तो तो pH 7 से कम भी सकता है, बट जनरल एक्सपेक्टेशन है कि 7 से बड़ा हो। तो देख लेते हैं चलो। तो अपन तो सीधे लिखते हैं POH, है ना। देयरफॉर POH इज इक्वल्स टू PKB। PKB आया 4.74 प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड कितना है? 2/3। तो पीएच आपका आएगा 4.74 प्लस log 2 माइनस log 3।
तो ये आएगा 4.74 माइनस 0.177, माइनस 0.177 आएगा। तो कितना आ रहा है ये POH? 4.563, ये अप्रोक्सीमेटली 4.56 लिख सकते हैं इसको। तो अपन ने उठा के ऑप्शन ए मार्क कर दिया एग्जामिनेशन हॉल में कि सर आंसर इज ए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो जल्दी होती है। वैल्यू आ गई, अब वैल्यू क्या आई, क्योंकि हम एग्जामिनेशन हॉल में तो POH लिखेंगे नहीं, हम तो ये लिखेंगे ये आ गया, हाँ ये मैच हो रहा है, तो अपन मार्क कर देंगे ए। फिर नंबर कितने मिलेंगे बेटा? -1। तो ये गलतियां होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में, समझ में आ रही है? तुम काफी बार ये बच्चे करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं लिखते रफ वर्क करते वक्त, वो ये नहीं लिखते, वो ये भी नहीं लिखते, वो इस तरीके से रिएक्शन भी नहीं लिखते। और रफ वर्क छोड़ो, मैंने इतने सालों में देखा है बच्चे जब खुद क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मैं तुमको इतनी डिटेल लिखता हूँ। ईमानदारी से मुझे बताना कितने बच्चे हैं जो मॉड्यूल सॉल्व करते हैं या कुछ भी सॉल्व करते हैं, किताब रेफरेंस बुक, तो ऐसे ढंग से ईमानदारी से इज्जत से सब कुछ लिखते हैं। चलो कुछ बच्चे लिखते हैं, और लिखना चाहिए, मतलब ये जरूरी है ना। और एक बात और, ये चीजें मतलब आपके पास एक सॉल्यूशंस कॉपी होनी चाहिए। मैं अभी बता देता हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड दिस, बट आपके पास एक सॉल्यूशंस कॉपी होनी चाहिए। सॉल्यूशंस कॉपी मतलब कि आपके सवालों के जो सॉल्यूशन है वो उसी कॉपी में होने चाहिए, उस सॉल्यूशन का रफ वर्क भी उसी सॉल्यूशन कॉपी में होना चाहिए, प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल जैसी एक कॉपी बनाई जाए, लेकिन जो रफ वर्क है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, एक प्रॉपर मैनर में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन अच्छी रैंक और एक नॉट सो अच्छी रैंक या सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन में इन छोटी छोटी बातों का बहुत फर्क पड़ता है। सही है रूपांश, बढ़िया। तो भाई ये गलतियां होती हैं, ये गलतियां पढ़ते वक्त समझो कि इनको अवॉइड करना है। कि हम घर पे भी पढ़ते वक्त क्या होता है ये देखते हैं, 4.56 आया, और घर पे देखो तुम लोग ऐसे टिक कर लेते हो, फिर पीछे आंसर चेक करते हो तो आंसर ये नहीं आता है, ये आता है। तो फिर अपन क्या करते हैं कि ये तो सिली मिस्टेक है, ये तो हमने ये मिस कर दिया कि POH पूछा था हमने, PH पूछा था हमने, PH मार्क कर दिया, तो क्वेश्चन अपने को आ गया और अपन ने आंसर टिक कर दिया, हाँ ठीक है 14 माइनस कर दिया। हमने ये रियलाइज ही नहीं किया कि सिली मिस्टेक तो है, लेकिन सिली मिस्टेक करी किसने है? किसने करी है? हमने करी है। और जब तक घर पे सिली मिस्टेक होगी ना बेटा, तब तक एग्जामिनेशन हॉल में भी होगी, ये पक्की बात है। अगर आप घर पर प्रैक्टिस में नहीं हो परफेक्ट आंसर मार्क करने के, पीछे आंसर देख के हमको रियलाइज होती है अपनी मिस्टेक, तो एग्जामिनेशन हॉल में पीछे आंसर मिलेगा नहीं, मिस्टेक रियलाइज होगी नहीं, और एग्जामिनेशन हॉल में गलती होगी। तो प्रैक्टिस क्या करनी है कि घर पे जो भी सवाल कर रहे हैं उसका परफेक्ट आंसर ही मार्क करें, तभी माने कि आपने एररलेस सॉल्विंग की है। अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, आपने क्या पूछा था उसकी जगह कुछ और मार्क किया हो, तो ये उस क्वेश्चन को डन मत मानो, गलती है, मतलब हमने उस क्वेश्चन को अभी सही से नहीं किया है। बिल्कुल, तो उसको अभी इमीडिएटली वापस सॉल्व मत करो, बट उस क्वेश्चन को कुछ दिन बाद दोबारा करो, जिससे तुम ये रियलाइज करो कि क्या हमने अब दूसरी बार या तीसरी बार करने में अपनी ये एरर को आइडेंटिफाई किया है कि ये गलती हम दोबारा ना करें। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सवालों के कुछ कुछ ऑप्शंस मैं इसलिए ऐसे दे देता हूँ कि ये बातें अपने को समझनी है भाई, है ना, ये गलतियां नहीं करनी है, और ये होता है।
and I think a lot of you might be relating to this, है ना? वैसे काफी लोगों ने बोला ऑलरेडी, बट कर रहे हो रिलेट ना, क्योंकि मैं खुद भी करता था, मेरे साथ भी होती थी ये गलतियां। तो सब कर करके ही गलतियां सीखते हैं। और फिर जब ऐसे सवाल गलत होते तो वापस जब नंबर आते तो कितना दिमाग खराब होता है कि यार ये तो मैं सही करके आया था, मुझे लगा था कि ये तो नंबर मिलेंगे 4, बट आए -1। होता है ना दिमाग खराब। बिल्कुल। तो यही समझो बच्चों, ये ऐसा ही होगा आपके पेपर में, कई ऐसे सवाल होंगे जो इजी होंगे, बट उनके ऑप्शंस कैसे हैं ये भी मैटर करता है। अगर ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपकी मिस्टेक मार्क करने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्वेश्चन भले ही आसान हो, गलतियां बहुत बच्चे करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपने सुधार ली ना, आपकी रैंक काफी सुधर जाएगी, क्योंकि सब बच्चे करेंगे मिस्टेक, ऐसा नहीं कि आप अकेले करोगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू दीज मिस्टेक्स। तो अगर आप, पहला स्टेप तो यही है सिलेक्शन का, कि कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, उसके बाद ये सिली मिस्टेक हटाओ पहले, तो बहुत सारे बच्चों से तो आप बेटर इस तरीके से कर पाओगे, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल विल बी डूइंग दिस मिस्टेक। ठीक है, आई होप ये जो समय हमने दिया है थोड़ा, ये काम आएगा आपके गलतियां सुधारने में। हम आगे बढ़ते हैं सॉल्ट बफर के ऊपर। तो बफर की लास्ट हेडिंग है थर्ड, सॉल्ट बफर। आंसर मार्क कर लिया ना भाई सबने? 9.44 लिख लिया ना? ठीक है, लास्ट हेडिंग थर्ड इज सॉल्ट बफर। ये केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में तो अभी तक क्या था बेटा? वीक एसिड था और उसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट था, या वीक बेस था और उसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट था। सॉल्ट बफर में क्या होगा? दोनों वीक हो जाएंगे। तो अगर salt of weak acid and weak base solutions also act as buffer solutions and are known as salt buffers। एग्जाम्पल ऑलरेडी अपन ने लिखा हुआ था, C6H5NH3, इसके साथ कोई एक वीक एसिड ले लेते हैं अपन, होल ट्वाइस एस ले लो, या फिर आप CH3CO NH4 ले लो, या फिर आप FeCH3CO होल ट्वाइस ले लो, एटसेट्रा, है ना? तो बेटा अपन ने इसका पीएच का फॉर्मूला लिखा था 7 + ½ ऑफ पीके माइनस पीकेबी। याद है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में लास्ट केस पढ़ा था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, है ना? तो ये डायरेक्ट ये आ जाएगा 7 + ½ ऑफ पीके माइनस पीके बी। इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके थे। तो दिस इज अबाउट बफर्स। इसके बाद जो हमको बात शुरू करनी है वो करनी है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। लिख लिया सबने? इस पर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, काफी सारे पीएच कैलकुलेशन कर चुके हैं, बट दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। रिटन बाय एवरीवन। This is all about buffer that we wanted to study. Next heading that we want to write, or the next topic that you would like to study, is solubility and solubility product.
solubility and solubility product। तो आपने कुछ बातें पहले पढ़ी होंगी बच्चों, प्रेसिपिटेट्स वगैरह बनते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस टाइप की कुछ बातें आई होप आपने पढ़ी हुई हैं। तो अब अपन उसको इक्विलिब्रियम में समझेंगे कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन होता है, कैसे होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिएक्शन क्वेश्चन वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पहले आपको लिखवा दूं, उसके बाद बताता हूँ कि क्या क्या प्री रीड करके आना है अपने को। थोड़ा सा लिखो, इट इज डिफाइंड एज, या इट की जगह से लिखो सॉलिबिलिटी इज डिफाइंड as the amount of salt that can be dissolved, as the amount of salt that can be dissolved per liter of the solution, per liter of the solution at equilibrium, and is usually expressed in the units of grams per liter or moles per liter। ग्राम्स पर लीटर और मोल्स पर लीटर। लिखा सबने? ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को मैं आगे इक्विलिब्रियम लिखना और ये सब बातें अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, और उसके पहले थोड़ा प्री रीड करना होगा। तो अभी के लिए थ्योरी में यहाँ रोक रहा हूँ, है ना। तो आज इससे आगे अपन, मैं नई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक लिख लो और फिर क्या प्री रीड करना है मैं बताता हूँ।